आदाब नाजरीन, एक लंबे वक्फे के बाद लर्निंग उर्दू की 12वीं क्लास में मैं फैजानुल हक आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम और आप सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जिसे उर्दू में रुमूज़े औकाफ कहते हैं, इसी तरीके से जितने भी मार्क्स हैं उनके जिस तरीके से अंग्रेजी में नाम है कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, उसी तरीके से उर्दू में भी उनके मखसूस नाम है। तो हम उर्दू के उन नामों को जानने की कोशिश करेंगे जिनका इस्तेमाल हम उर्दू में कोई भी तहरीर लिखते हुए हमेशा करते हैं, लेकिन उनके नाम से नावाकिफ होते हैं, उनका नाम हमें मालूम नहीं होता। चूंकि हम उर्दू जबान के तालिबे इल्म हैं, हम उर्दू सीख रहे हैं, इसलिए उर्दू लिखते हुए जो भी चीजें हमारे इस्तेमाल में आ रही हैं उनका उर्दू में नाम जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आज इसी सिलसिले में एक कोशिश मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो पंक्चुएशन मार्क्स, इसका उर्दू में तर्जुमा एग्जैक्ट आप कह सकते हैं रुमूज़े औकाफ। उर्दू में अगर आप इसे लिखेंगे तो ये लिखे जाएगा रे मीम वाव जे अलिफ वाव काफ अलिफ और फा, रुमूज़े औकाफ। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं रुमूज़े औकाफ। पंक्चुएशन मार्क्स को उर्दू में रुमूज़े औकाफ कहते हैं। अब हम यहां पर कुछ अहम मार्क्स को या रुमूज़े औकाफ को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसके मुकम्मल होने के बाद इस मार्क का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर इस मार्क का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है। इस तरीके से ये सेंटेंस मुकम्मल होने की एक निशानी होती है, और ये मार्क हर जबान में जो भी लिखी जाती है अलग अलग शक्लों में मौजूद है। तो इसे हम सबसे पहले अंग्रेजी में समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में इस मार्क को कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब ये फुल स्टॉप होता क्या है, अंग्रेजी में कैसे लगाते हैं? अंग्रेजी में एक बिंदी रख देते हैं, ये अंग्रेजी का फुल स्टॉप है। लेकिन ये मार्क्स हिंदी में और उर्दू में इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हिंदी में इस तरीके से लकीर खींच देते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में उर्दू में इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उर्दू में एक लकीर छोटी सी खींचते हैं, लेकिन इस तरीके से। आप इसको गौर से समझ सकते हैं। ये निशान होता है बिल्कुल सीधा छोटा सा। ये फुल स्टॉप है उर्दू का, लेकिन इसका नाम उर्दू में अलग है। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में इसे खत्मा कहते हैं। खत्मा पहले उर्दू में लिख लेते हैं, खे ते और मीम के साथ हा मिला करके, खे ते का नुक्ता मीम हा, खत्मा। हिंदी में इसे प्रोनाउंस करने के लिए लिख देते हैं ताकि आसानी से हम और आप प्रोनाउंस कर सकें। तो लिखेंगे खा आधा ता मा, और यहां पर आह की बिंदी लगा देंगे क्योंकि यहां हा आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा खत्मा। तो खत्मा यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को उर्दू में खत्मा कहते हैं और ये इसका मार्क है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉमा, COMMA। कॉमा। कॉमा कैसे लगाते हैं हिंदी में हम या अंग्रेजी में? इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कॉमा। लेकिन यही पोजीशन रहती है जब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बस इसकी शेप मिरर की तरीके से पलट जाती है। ठीक है, चूंकि ये इस तरीके से इधर से लिखी जा रही है, इसलिए कामा इस तरफ को लगाया गया, और उर्दू इस तरफ से लिखी जाती है तो नेचुरली
फितरी तौर पर कॉमा इस तरफ को लगाया जाएगा, इसलिए यहां पर कॉमा कुछ इस शक्ल में लगाया जाता है। यह है कॉमा। कॉमा को उर्दू में सकता कहते हैं। कैसे लिखेंगे? सीन और फिर काफ, ते और ते के साथ हा जुड़ जाएगी, छोटी काफ का इस्तेमाल होगा और ये ता के बाद हा, सकता। इसे भी हम लिख लेंगे हिंदी में सा आधा का, ता और ता के बाद में आह की बिंदी, सकता। कॉमा के बाद उसी का दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? यानी हम देखते हैं कभी कभी सेंटेंस लिखते हुए किसी लफ्ज को इस तरीके से घेर दिया जाता है, इधर से और इधर से, ठीक है। तो ये जो घेरा हुआ होता है, यानी एक इस तरफ से भी मार्क और उस तरफ से भी मार्क, इस मार्क को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरीके से उर्दू में भी होता है, यानी दो इधर से रहेंगे और यहां पर कोई लफ्ज रहेगा, फिर दो इधर से रहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को उर्दू में वावैन कहते हैं। क्या कहते हैं? वावैन। अब वावैन क्या है? आपने पढ़ रखा है कि उर्दू में वाव कैसे बनाते हैं। वाव इस तरीके से लिखते हैं और आप देखिए इसकी शक्ल भी वाव से मिलती जुलती है। तो वाव, यहां पर एक वाव को वाव कहते हैं, लेकिन जब दो वाव हो जाए तो वावैन कहते हैं, ठीक है। वावैन, वावैन का मतलब दो वाव। तो यहां पर देखिए दो वाव इधर से, दो वाव इधर से हैं, इसलिए इसको वावैन कहा जाता है। ये अरबी में दो बनाने का तरीका है, वावैन के वजन पर इस तरीके से बनाया जाता है। यहां पर आप लिख लीजिए वावैन, वावैन। और इसे प्रोनाउंस करने के लिए हिंदी में लिखिए वावैन। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क है। इन्वर्टेड कॉमा उर्दू में वावैन कहलाता है। चौथे नंबर पर आ जाइए कॉलन, COLON, कॉलन। अब कॉलन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मार्क क्या होता है? आपने देखा होगा कि दो बिंदियां ऊपर नीचे इस तरीके से रखी होती हैं। बहुत सारे सेंटेंस में या अखबार को पढ़ते हुए हम इसको देखते हैं। यानी जैसे किसी का बयान नकल किया गया तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, फिर कॉलन लगा करके उसका नाम। ऐसा भी हो सकता है कि हमको किसी का स्टेटमेंट नकल करना है तो हम ये लिख देते हैं वो कहते हैं, फिर इस तरीके से कॉलन लगाए और फिर उसका स्टेटमेंट नकल कर दिए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्क बिल्कुल इसी तरीके से उर्दू में भी देखने को मिलता है। ये है कॉलन। अब कॉलन को उर्दू में क्या कहते हैं? राबता, राबता, ठीक है। चूंकि ये किसी न किसी से रिलेशन को बता रहा होता है, इसलिए इसे राबता कहा जाता है। ये अपने बाद वाले का अपने पहले वाले से या पहले वाले का बाद वाले से एक रिलेशन कायम कर देता है, एक रब्त पैदा कर देता है, इसलिए इसे राबता कहा जाता है। अब राबता को कैसे लिखेंगे हिंदी में? रा, बा और ता के बाद में आह की बिंदी, राबता। अब कॉलन से ही मिलता जुलता आ जाता है सेमी कॉलन, उसे भी समझ लीजिए। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन में नीचे तो एक बिंदी रहती है, लेकिन ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमा के तरीके से मार्क होता है। यानी दो मार्क इसमें एक साथ होते हैं, एक नीचे बिंदी और ऊपर इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के तरीके से। सेमी कॉलन के इस्तेमाल के बहुत से तरीके होते हैं। बाज ऐसे मकामात पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं जहां पर दो सेंटेंस को जोड़ना हो या दो अलग अलग सेंटेंस को बगैर अलग किए हुए इसके जरिए से इस्तेमाल कर दिया जाए, तो उसके इस्तेमाल के बहुत से तरीके हैं जो जब कभी तफसील में बताएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझना यह है कि ये सेमी कॉलन जो है ये उर्दू में क्या कहलाता है।
तो सेमी कॉलन का सिंबल बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल होता है उर्दू में भी। नीचे बिंदी रहती है और ऊपर इस तरीके से मार्क रहता है, और इसको कहते हैं वक्फा। वाव काफ पे है, वक्फा। ठीक है, हिंदी में इसे लिखेंगे वक्फा। ये आह की बिंदियां इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन सब के आखिर में देखिए हा आ रही है, तो ये जब लफ्ज के आखिर में हा आए तो उसे हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं आह की बिंदी लगाकर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हिंदी और अंग्रेजी में हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, यानी जिस रुख से, जिस तरफ से लिखी जा रही होती है इसका रुख उसी तरफ होता है। तो आप समझ लीजिए उर्दू उस तरफ से लिखी जा रही होती है, इसलिए इसका रुख वहां पर पलट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका रुख कैसे हो जाता है, इसका रुख इस तरफ से हो जाता है, यानी शक्ल सेम रहती है, बस उसकी थोड़ी सी शेप बदल जाती है मिरर की तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क को उर्दू में क्या कहते हैं, सवालिया। सवालिया, चूंकि इससे सवाल का पता चलता है, जैसे यहां क्वेश्चन का वर्ड आया उसी तरीके से उर्दू में आ जाता है सवाल, तो सवाल से बना सवालिया। सवालिया इसे लिखेंगे हिंदी में सवालिया। नंबर 7 पर आ जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक छोटी सी लकीर खींच के नीचे बिंदी रखी होती है, बहुत इस्तेमाल होता है जब भी हम कोई हैरत वाली बात कहते हैं, किसी पर ताज्जुब होता है या किसी को आवाज देना होता है। इस तरीके की सिचुएशन जब भी पैदा होती है तो हम उसके बाद फौरन इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यही सिंबल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है एज इट इज। ठीक है, लेकिन इसका नाम बदल जाता है, जिसे यहां इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इसे उर्दू में 2 नामों से जाना जाता है, एक निदाइया, दूसरा फुजाइया। चूंकि आवाज देने के लिए और हैरत के इजहार के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो 2 नाम भी वहां आ गए, निदाइया यानी आवाज देने वाला और फुजाइया यानी हैरत में डालने वाला या हैरत का इजहार करने वाला। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए, एक होता है निदाइया, नून दाल अलिफ हमजा के साथ, निदाइया ऑब्लिक लगा करके लिख लीजिए फुजाइया। फुजाइया। ठीक है, यहां पर दोनों हिंदी में भी लिख लीजिए, निदाइया फुजाइया। अब आखिर में एक मार्क और देख लीजिए, ये क्या है, ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंबल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी सिचुएशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, अब उसमें कोई हमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह का नाम या किसी चीज का नाम या कोई अपनी बात ही रखनी है, लेकिन वो उस सेंटेंस से मेल नहीं खाती, उस सेंटेंस से अलग है, तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इससे ये भी मालूम हो जाता है कि ये बात इस सेंटेंस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस जगह पर इंपॉर्टेंट रखती है, इस जगह पर इसका आना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट का यही सिंबल इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, इस तरीके से यहां, और यहां पर बीच में कोई भी बात या कोई नाम या कोई जो भी चीज आपको जिक्र करनी हो, लिखनी हो, वो होती है। इस ब्रैकेट को उर्दू में कहते हैं कौसैन, काफ वाव सीन ये और नून, कौसैन। हिंदी में लिख लीजिए कौसैन। ठीक, कौसैन क्यों कहते हैं, कौस के माने आते हैं धनुष के। ठीक है, तो धनुष देखिए इसी शेप में होता है, तकरीबन ऐसे तिरछा। अब यहां पर डोरी बंधी होती है, जिस इस तरीके से तीर लगाते हैं,
लेकिन आप ये हिस्सा हटा दीजिए तो ये जो हिस्सा होता है ये धनुष की शक्ल में होता है बिल्कुल। अब चूंकि ये धनुष की शक्ल में होता है और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से मार्क इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका भी इस नाम रख दिया कौस। ठीक, अब चूंकि 2 आए इसलिए कौसैन उसी तरीके से बना लिया जिस तरह वाव से वावैन बना लिया था, यानी 2 वहां पर आए वाव की तरह तो वावैन कर दिया, यहां पर 2 आए कौस यानी धनुष की तरह तो उसे कौसैन कर दिया। ठीक है, इसलिए कौसैन किसे कहते हैं, ब्रैकेट को। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क हैं और ये उनके उर्दू में नाम है, खत्मा, सक्ता, वावैन, राब्ता, वक्फा, सवालिया, निदाइया या फुजाइया और कौसैन। उम्मीद है आपको ये मार्क्स अब उर्दू में याद हो जाएंगे। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।